हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की विज्ञान की दुनिया भाग 8। तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं पाठ 8, जिसका नाम है बल, घर्षण तथा दाब। किसी वस्तु को खींचने या धकेलने पर बल आरोपित करना पड़ता है और यदि वह वस्तु दृढ़तापूर्वक नहीं बंधी है तो वह गति करती है। सभी बल वस्तु की गति में परिवर्तन करते हैं, परंतु किसी वस्तु को गति में रखने के लिए बल आवश्यक नहीं होता है। धनुष से तीर छोड़ने पर वह बिना और बल लगे भी गतिमान रहता है। किसी मोटर गाड़ी या वायुयान को नियत चाल से गतिमान रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि गतिमान भागों तथा वाहन के चारों ओर की वायु द्वारा आरोपित घर्षण उसे धीमा कर देता है। आगे आता है आपका बल यानी कि फोर्स। प्रत्येक कार्य का अभिकर्षण या अपकर्षण अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। इसका मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन कहलाता है। बलों का मापन। माना कि आप किसी दरवाजे को धकेल रहे हैं तथा दरवाजे की दूसरी ओर खड़ा आपका मित्र भी उसे धकेल रहा है, तो दरवाजा किस ओर गति करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको बलों की माप ज्ञात करनी होगी। दरवाजा अधिक बल की दिशा में गति करेगा, परंतु यदि बल समान हो तो दरवाजा बिल्कुल भी गति नहीं करेगा। तो वैज्ञानिक बलों के ऐसे वर्णन जैसे बड़ा, छोटा आदि को विश्वसनीय नहीं मानते, बल्कि वे बलों का मापन अंकों तथा मात्रकों में करते हैं। बल का मीट्रिक मात्रक न्यूटन है। ध्यान रखिए कि बल किसी वस्तु की गति को प्रभावित करता है, इसलिए न्यूटन बल का मापन खिंचाव अथवा धकेल द्वारा एक दिए गए द्रव्यमान की वस्तु में गति में परिवर्तन के पदों में करता है। एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की चाल में 1 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन करता है। इसलिए बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी चाल में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुना वस्तु की चाल में परिवर्तन। माना कि आप 2 किलोग्राम के एक बॉक्स को इस प्रकार धकेलना चाहते हैं कि उसकी चाल 1 सेकंड में 0 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, तो ध्यान रखिए कि बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी गति में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए आपको 2 गुना 5 10 न्यूटन बल लगाने की आवश्यकता होगी। यदि बॉक्स का द्रव्यमान 10 किलोग्राम हो तो आपको कितने न्यूटन बल लगाना होगा, तब आपको 10 गुना 5 अथवा 50 न्यूटन बल लगाना होगा। वैज्ञानिक बल नापने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। अगला आता है आपका अन्वेषण बल। कल्पना कीजिए कि आपकी कार कार्य करना बंद कर देती है। आप उसे मुख्य सड़क से एक ओर लंघाना चाहते हैं। इस समय आप बल लगाकर इसे चलाते हैं। यदि आपके द्वारा लगाए जाने वाला बल कार को गति करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, तो आप अपने पास से गुजरने वाले किसी व्यक्ति से अपने साथ धक्का लगाने के लिए कहते हैं। इस प्रकार 2 बल एक ही दिशा में लगते हैं। अन्य शब्दों में 2 बल एक साथ संयोजित हो जाते हैं। इसलिए कार पर लगा कुल बल व्यक्तिगत बलों का योग होता है। यदि पास से गुजरने वाला व्यक्ति कार को उल्टी दिशा में धक्का लगाता है तो दोनों बल विभिन्न प्रकार से संयोजित हो जाते हैं। इस स्थिति में कार नहीं हिलती है। यदि लगने वाला बल एक बल अधिक होता है तो कार ज़्यादा बल लगने वाली दिशा में थोड़ा गति करती है। याद रहे, इस प्रकार कार पर लगा कुल बल व्यक्तिगत बलों के बीच का अंतर होता है। अगला है बलों के प्रकार। बल अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ निम्न है। संपर्क बल यानी कि पेशीय बल। जब हम अपने हाथों के द्वारा कोई वजन उठाते हैं तब हम अपनी भुजाओं और मांसपेशियों के द्वारा बल आरोपित करते हैं। मांसपेशियों द्वारा आरोपित बल को ही पेशीय बल कहते हैं। घर्षण बल। साइकिल चलाते समय हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो वह धीरे धीरे धीमी होकर रुक जाती है।
किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर दें पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इन उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल सदैव बल ही है। अब आता है असंपर्क बल। असंपर्क बल में देखते हैं चुंबकीय बल। वे पदार्थ जिनमें लोहे तथा ऐसी अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने की शक्ति होती है चुंबक कहलाते हैं। चुंबक तो वह प्राकृतिक बल है जिससे बिना संपर्क के चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहा, कोबाल्ट तथा निकिल चुंबकीय पदार्थ हैं क्योंकि ये धातुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, क्षण चुंबक तथा नाल चुंबक। चुंबक के ध्रुव। लोहे की छीलन अधिकतर चुंबक के मध्य में ना चिपककर सिरों पर ही चिपकती हैं। चुंबक के सिरों के पास का क्षेत्र सबसे अधिक चुंबक शक्ति संपन्न होता है। यह क्षेत्र चुंबक का ध्रुव कहलाता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फिर आता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे प्रत्येक कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। द्रव्यमान युक्त वस्तुओं द्वारा परस्पर आरोपित आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए पत्थर का एक टुकड़ा पृथ्वी सहित दूसरी अन्य सभी वस्तुओं को आकर्षित करता है, बदले में पत्थर का टुकड़ा भी अन्य सभी वस्तुओं द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करना भी गुरुत्वाकर्षण का बल का अनुभव करते हैं, जो उन्हें उनकी कक्षाओं में ही बनाए रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा गुरुत्व बल के बीच पर्याप्त अंतर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सार्वभौमिक होता है, परंतु गुरुत्व बल वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल आरोपित करती है। इसी गुरुत्व बल के कारण सेब वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरता है। जब एक गोताखोर तरुण ताल में तो गोता लगाता है तो वह गुरुत्व बल के फलस्वरूप ही नीचे आता है। अगला है बल के प्रभाव। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस पर निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। सबसे पहला है विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन। बल किसी वस्तु को गतिमान कर सकता है तथा गतिशील वस्तु को रोक सकता है। फुटबॉल पैर की ठोकर द्वारा आरोपित बल के प्रभाव में गति करती है। हम विपरीत दिशा में बल आरोपित करके इस गतिमान फुटबॉल को रोक सकते हैं। चाल में परिवर्तन। बल किसी गतिमान वस्तु की चाल को बढ़ाने अथवा कम करने में सक्षम होता है। यदि किसी साइकिल सवार को एक लड़का साइकिल की गति की दिशा में पीछे से धक्का लगाता है तब इसकी गति बढ़ जाती है, परंतु यदि वह साइकिल पीछे की ओर खींचता है तो गति घट जाती है। गति की दिशा में परिवर्तन। एक बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। उदाहरणार्थ एक खिलाड़ी ठोकर मारकर गतिमान फुटबॉल की दिशा बदल सकता है। इसी तरह यदि आप किसी साइकिल में ब्रेक लगाते हैं तो पहले यह धीमी होती है और बाद में आपकी इच्छा अनुसार इसकी दिशा बदलती है। जब क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को बल्ले से मारता है उसका बल चाल के साथ गेंद की दिशा भी बदल देता है। अगला है आकृति और आकार में परिवर्तन। बल किसी वस्तु के आकार या आकृति को परिवर्तित कर सकता है। जब किसी मुलायम वस्तु जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब, स्प्रिंग लोहे की छड़ आदि पर बल आरोपित किया जाता है तो यह बल उस वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर देता है। घर्षण के प्रकार। दो वस्तुओं के तलों के बीच लगने वाला वह घर्षण बल जो वस्तु के गति प्रारंभ करने से ठीक पहले लगता है स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यदि हम मेज पर रखे लकड़ी के गुटके पर आरोपित बल को इस प्रकार मापें कि गुटका धीरे धीरे खिसके तब लगने वाले घर्षण बल को गति घर्षण कहते हैं। फिर आता है रोलिंग घर्षण। गेंद तथा पहिए जैसी वस्तुएं सतहों पर फिसलने के साथ स्थान पर लुढ़कती हैं। इस स्थिति में उत्पन्न घर्षण रोलिंग घर्षण कहलाता है। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए जिन वस्तुओं को चलाना होता है उनके नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं। फिर आता है आपका तरल घर्षण।
जल, तेल तथा वायु तरलों के उदाहरण हैं। सभी द्रव तथा गैसें तरल होती हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल पर या तरल में गति करती है तो तरल उस पर बल लगाता है, जिससे तरल घर्षण कहते हैं। वायु का प्रतिरोध तरल घर्षण का एक उदाहरण है। ऊंचाई से छोड़ा गया कागज का टुकड़ा वायु के घर्षण के कारण ही धीरे धीरे नीचे आता है। तरल घर्षण का मान सामान्यतः सर्पी घर्षण से कम होता है। अगला है घर्षण के प्रभाव। घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण से वस्तुएं घिस तथा फट जाती हैं। उदाहरणार्थ मशीनों के पुर्जे घर्षण से घिस जाते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ हथेलियों को परस्पर रगड़ने से घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण से हानियां क्या क्या हैं? घर्षण बल से निम्नलिखित हानियां होती हैं। सबसे पहला, मशीन के रगड़ खाने वाले भागों में घर्षण बल के कारण टूट फूट होती है। दूसरा, मशीनों के पुर्जों के बीच घर्षण से ऊर्जा की क्षति होती है, जिससे मशीनों की दक्षता कम हो जाती है। तीसरा, घर्षण के कारण हमारे जूतों की तली घिस जाती है। चौथा, वाहनों के टायरों तथा सड़क के मध्य उपस्थित घर्षण के कारण वाहन के टायर घिसते हैं। अगला है घर्षण कम करने के उपाय। सतहों को चिकना और उन पर पॉलिश करके, तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट जैसे लुब्रिकेंट्स का प्रयोग करके, पहिए बेयरिंग के प्रयोग को से सर्पिंग रोलिंग के घर्षण में बदल दिया जाता है। वायु तथा जल के प्रतिरोध को धारा रेखीय आकार द्वारा कम किया जाता है। वायुयान तथा नौकाओं को धारा रेखीय आकार प्रदान करने के लिए उन्हें आगे से सकरा बनाया जाता है। घर्षण के लाभ। घर्षण हमारे हाथों से वस्तुओं को पकड़ने, ग्रिपिंग में, चढ़ाई में, कुर्सी पर बैठने में सहायता करता है। बिलियर्ड खेल का खिलाड़ी एक अच्छे शॉट के लिए गेंद तथा अपने क्यू के बीच घर्षण बल पर निर्भर करता है। वाहन के ब्रेक घर्षण पर निर्भर करते हैं। जब ब्रेक लगाए जाते हैं, ब्रेक लाइनिंग तथा पहिए या ड्रम के बीच घर्षण बल लगाने से वाहक रुक जाता है। किसी कागज पर लिखने में घर्षण का प्रयोग होता है। अध्यापक भी घर्षण का प्रयोग करते हैं जब वे चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। बेल्ट तथा गडारी के बीच घर्षण मशीन के विभिन्न पुर्जों को घुमाने में सहायता करता है। घर्षण लकड़ी में पेंच या कील को जकड़े रखता है। घर्षण के कारण ही नट व बोल्ट परस्पर जुड़े रहते हैं। रस्सी व धागे में गांठ नहीं बांधी जा सकती और ना ही दूसरी वस्तुओं को इनसे बांधा जा सकता है यदि इनमें घर्षण ना हो। फिर है माचिस की तीली घर्षण के कारण ही जलती है। घर्षण बल से तीली के सिरे का ताप इतना बढ़ जाता है कि इसमें उपस्थित रसायन आग पकड़ लेते हैं। फिर आता है हमारा दाब यानी कि प्रेशर। दाब वह बल है जो एक निश्चित क्षेत्रफल पर कार्य करता है। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। आरोपित बल को क्षेत्रफल से विभाजित कर दाब की गणना की जा सकती है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब के मात्रक। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन तथा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, अतः दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। इस मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। इस प्रकार दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, जिसे पीए द्वारा निरूपित करते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर, अर्थात 1 पीए बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर है दीवारों पर दाब। गैसें भी दाब डालती हैं। जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं और उसके मुंह को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है, जिससे चारों ओर का दाब दीवारों पर पड़ता है। साइकिल की ट्यूब या फुटबॉल में हवा भर दें तो ट्यूब फूल जाती है, जिससे ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दबाव पड़ता है, अतः हवा चारों ओर दबाव डालती है। द्रव दाब का मापन। तरल पदार्थों के दाब को मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे दाब मापी कहते हैं। यह एक यू के आकार की ट्यूब होती है, जिसकी भुजाओं में एक द्रव भरा होता है। द्रव के तल को तरल के दाब द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा द्रव की ऊंचाई एक पैमाने पर प्रदर्शित होती रहती है। अगला है उत्प्लावन।
वह बल जो द्रव में डूबी वस्तु को ऊपर उठाता है उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल वस्तु के भार की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर या उससे अधिक हो तो वस्तु द्रव में तैरती है। वस्तु को जल में रखा जाता है तो वह जल की कुछ मात्रा विस्थापित करती है। विस्थापित जल का निश्चित भार होता है। उत्प्लावन बल सदैव विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। अगला है वायुमंडलीय दाब। वायु हमारे चारों ओर के स्थान को भरती है। हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु वायु के स्तंभ द्वारा दबाव में है। वायु का यह दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अतः वायुमंडलीय या वायु दाब भूपृष्ठ की प्रत्येक वर्ग इकाई पर नीचे की ओर दबाए गए वायु के भार के द्वारा आरोपित बल की माप है। वायुमंडल हमारे शरीर पर तथा पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु का एक बल के साथ दाब डालता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर करीब वायु का 1 किलोग्राम या इससे ज़्यादा भार संभालता है। हमारे लिए तथा कंधों पर वायु द्वारा आरोपित दाब 10 किलोग्राम या 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो एक बड़े हाथी को भार के बराबर है। यह आश्चर्यजनक है कि वायुमंडल के इतने अधिक वायुदाब से भी हम चूर चूर नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिका भित्तियों पर रक्त द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, अतः इसे संतुलित कर देता है। अगला है वायुमंडलीय दाब को नापना। वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण बैरोमीटर है। टोरिसेली ने सन 1643 में सरल बैरोमीटर बनाया। 1 मीटर लंबी एक नली वायु के सभी बुलबुलों को बाहर निकालकर शुद्ध व शुष्क मरकरी से भरी होती है। इसके बाद इसे उल्टा करके पारे की एक कटोरी में लगा दिया जाता है। पारा कुछ सेंटीमीटर नीचे गिरता है तथा पारे के तल के ऊपर एक खाली स्थान बनता है। इसे प्राय टोरिसिलियन वैक्यूम कहा जाता है। नली में पारे का तल समुद्र तल पर कटोरी में पारे के तल के ऊपर 76 सेंटीमीटर है, जो यह दिखाता है कि नली में पारा कटोरी में पारे के पृष्ठ पर वायु दाब के द्वारा टिका है। जब सारी वायु नली से बाहर निकल जाती है, शीर्ष स्थान पर निर्वात हो जाता है जहां कोई दाब नहीं होता है। अतः पारा स्तंभ पर वायुमंडलीय दाब के ठीक बराबर दाब आ जाता है। तो वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाएगा पारे के स्तंभ का दाब बराबर पारे के स्तंभ का 76 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दाब में भिन्नताएं। वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर स्थित वायु कॉलम के भार के कारण होता है। हम ऊंचाई पर जाते समय हमारे ऊपर स्थित वायु कॉलम की ऊंचाई कम होती जाती है। औसतन प्रति 12 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब 1 मिलीमीटर कम हो जाता है। निर्दब वायुदाब मापी को सीधे तुंगता दिखाने के लिए अंशांकित किया जाता है तो वह तुंगता मापी आल्टीमीटर कहलाता है। अगला है दाब मापी बैरोमीटर के उपयोग। दाब मापी का उपयोग प्रयोगशाला में वायुमंडलीय दाब का पता करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए तुंगता मापी आल्टीमीटर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी किया जाता है। वायुदाब के व्यावहारिक उपयोग। वायुदाब का उपयोग टायरों तथा गुब्बारों को फुलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रेलगाड़ियों में दाब ब्रेकों में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पंपों में किया जाता है। तो ये था आपका पाठ। अब कुछ याद रखने योग्य बातें। द्रव तथा गैस सभी दिशाओं में दबाव डालते हैं। बलों के सही वर्णन के लिए आंकिक मान एक मात्रक तथा दिशा की आवश्यकता होती है। घर्षण वह बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। द्रव अपनी डूबी वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक उछाल बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और बल किसी वस्तु को गति प्रदान कर सकता है तथा गतिमान वस्तु को रोक सकता है। बल किसी वस्तु का आकार भी बदल सकता है। तो ये था आपका पाठ। कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बल का गुरुत्वीय मात्रक है न्यूटन। धक्का देना या खींचना हो सकता है। धक्का देना या खींचना हो सकता है पेशीय बल। दाब मापा जाता है दाब मापी से।
वह बल जो द्रव में डूबी वस्तु को ऊपर उठाता है वो कौन सा बल कहलाता है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। डैश वह बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल। द्रव तथा गैस सभी दाब में प्रभाव डालते हैं और वायु दाब का उपयोग गुब्बारों तथा टायरों को फुलाने में किया जाता है। बर्तन की पेंदी पर दाब उसमें भरे द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्या यह कथन सही है? बर्तन की पेंदी पर दाब उसमें भरे द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी की ओर पत्थर का गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। बिल्कुल सही है। बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। नहीं, यह कथन गलत है। क्षेत्रफल का मात्रक न्यूटन है। यह कथन भी गलत है। दाब वह बल है जो एक निश्चित क्षेत्रफल पर कार्य करता है। यह कथन सही है। तो यह था आपका पाठ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सभी वीडियोस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।